अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है इट्स ऑन द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, हमने जरा फास्ट फॉरवर्ड किया है एंड अगेन विच इज समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर योर सिलेबस एंड फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। तो अगेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिलेबस की वो आप दोबारा से चले मैं आपको दिखा दूंगी, बट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द सिलेबस एनालिसिस। कोल्ड वॉर एरा इज अगेन वन ऑफ देम। बहुत ज्यादा डिफरेंट इवेंट्स आएंगे, बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट्स की मैं आपको पॉलिसीज डिस्कस करूंगी, क्योंकि कभी कभी उनके ऊपर सेपरेटली नोट्स आ जाते हैं, most of the times उनके पास separately notes ही आते हैं. So there won't be like, there would hardly be a question that talks about Cold War era जी पूरा completely बताएंगे A to Z समझाएंगे में, ऐसा नहीं होता. They'll probably give you separate notes इस तरह. अच्छा जी, causes क्या थे कोल्ड वॉर के? The West was obviously hostile to the idea of a communist state. बहुत problems होते थे उसको वेस्ट को. Americans they feared domination of Soviets. उस point पे ईस्टर्न यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको होता था कि भाई ईस्टर्न यूरोप हैज बीन टेकन ओवर बाय कम्युनिज्म एंड द सोवियट्स, और सोवियट्स वांटेड टू अगेन ये भी था कि दे वांटेड टू स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी, दे वांटेड टू स्प्रेड कम्युनिज्म. सबसे पहले ये फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं ट्रूमन की. ठीक है, ट्रूमन की जब एरा में जो 2-3 चीजें आई हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगी. और हो सकता है जैसे मार्शल प्लान के ऊपर एक सेपरेट नोट आ सकता है, ट्रूमन डॉक्ट्रिन के ऊपर एक सेपरेट नोट आ सकता है, सिमिलरली कोरियन वॉर के ऊपर एक सेपरेट नोट आ सकता है. ठीक हो गया. ट्रूमन डॉक्ट्रिन में क्या होता है कि जी रशियंस जो थे ट्रूमन डॉक्ट्रिन में, ठीक है, रशियंस दे इंस्टिगेटेड द कम्युनिस्ट स्टेट्स ऑफ यूगोस्लाविया प्लस बल्गेरिया टू एंगेज इन कांस्टेंट फाइटिंग्स ऑन द ग्रीक बॉर्डर्स. ठीक हो गया. इंस्टिगेट किया रशिया ने यूगोस्लाविया और बल्गेरिया को ताकि ग्रीक बॉर्डर्स के ऊपर वो कॉन्स्टेंटली फाइटिंग करता रहे, ट्रबल कॉज करता रहे. दिस डिस्टर्ब द अमेरिकन्स, दिस डिस्टर्ब ट्रूमन, हु आफ्टर डिस्कसिंग विद द कांग्रेस पास किया था $400 मिलियन की इकोनॉमिक एड टू बोथ टर्की एंड ग्रीस, ताकि वो कम्युनिस्ट इंटरवेंशन से उनको दूर रह सके. जब उनकी अपनी इकोनॉमी उस $400 मिलियन से इतनी अच्छी हो जाएगी तो फिर ये मसले इनको नहीं आएंगे, ये इंटरवेंशन के मसले नहीं आएंगे, ये डर अमेरिका की तरफ से चला जाएगा कि रशिया माइट टेक ओवर दैट एज वेल. ठीक है. फिर सेकेंडली ये ट्रूमन डॉक्ट्रिन थी बेसिकली. फिर आ जाता है मार्शल प्लान. मार्शल प्लान बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ यूरोप, वेस्टर्न यूरोप वाज रिकंस्ट्रक्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. मार्शल प्लान का जो बेसिकली एक क्रक्स है वो ये है कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 सबसे बड़ा जो इशू आता था वो ये था कि इकोनॉमीज खत्म हो चुकी थी यूरोप की. ठीक है, वेस्टर्न यूरोप वाज मोर प्रो डेमोक्रेसी, ईस्टर्न यूरोप वाज प्रो कम्युनिज्म. ठीक है, वो ज्यादा कंट्रोल भी रशिया का होता था. तो ये बड़ा मसला आता था. वेस्ट जर्मनी में भी बहुत इशू था कि जी हमारी इकोनॉमीज बहुत बुरी है, और जब इकोनॉमी बुरी होती है तो ट्रूमन फेयर्ड कि जी एक वो ना आ जाए, एक टेक ओवर ना हो जाए रशिया का, सॉरी सोवियत का. ठीक हो गया. सोवियत यूनियन का टेक ओवर ना हो जाए, सोवियत यूनियन बिल्कुल आपकी कम्युनिज्म यहाँ पे भी स्प्रेड ना कर दे, बिल्कुल ये इन्वेड ना कर दे. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी तो उनकी ऑलरेडी वीक है. सो उससे हुआ ये कि जी जो मार्शल प्लान था, मार्शल बाय द वे वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जॉर्ज मार्शल वाज ट्रूमन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. इन्होंने क्या किया कि इनका प्लान था कि वी नीड टू टेक वेस्टर्न यूरोप आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट इट इज इन राइट नाउ. ठीक है, तो उन्होंने एक काम किया जिसमें उन्होंने दे एलोकेटेड अ लॉट ऑफ फंड्स टू वेस्टर्न यूरोप. ठीक है, इन्होंने खुद ही मेहनत करके वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी बेहतर की, एंड दे फाइनली टुक वेस्टर्न यूरोप आउट ऑफ द इश्यूज दैट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट वाज फेसिंग. ठीक है. फिर नेटो बना था. नेटो जो था वो 1949 में 1949 में नेटो बना था. ठीक है, ये बना था जितने भी आपके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आ गया, इटली, कनाडा, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड सो ऑन. दिस इज अ ह्यूज लिस्ट. ठीक है, जिन्होंने मिलकर नेटो बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अब वो क्या कहता था कि जी एन अटैक ऑन वन ऑफ द मेंबर विल बी एन अटैक ऑन ऑल. कंट्रीब्यूट भी करेंगे. अमेरिका वाज द हेवीएस्ट कंट्रीब्यूटर एज वी कैन सी टुडे नाउ एज वेल. उन्होंने कहा था एक पे अटैक होगा तो इट वुड मीन कि सब पे अटैक हुआ. ठीक है, अब इसकी देखा देखी सोवियत यूनियन वाज एक्सट्रीमली एंगर्ड बाय दिस एंड दे केम अप विद द वार्सो पैक्ट, जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ, अगेन देयर इज अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज उन्होंने बनाया था. दिस वाज इन रिटेलिएशन टू नेटो. ठीक हो गया. उसके बाद आप आ जाते हैं कोरियन वॉर की तरफ, जो कि 1950 टू 1953 में थी. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद हुआ यह था कि कोरिया वाज डिवाइडेड बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ कोरिया, विद नॉर्थ गोइंग टू द यूएस एंड साउथ कोरिया बेसिकली being controlled by the Soviet Union. ठीक है, obviously नॉर्थ में there was a communist regime and साउथ में there was an independent ruler. ठीक हो गया.
अब जून 1950 में क्या हो रहा है कि जी कम्युनिस्ट आर्मीज ऑफ नॉर्थ कोरिया दे लॉन्च्ड एन अटैक ऑन साउदर्न कोरिया, ठीक है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस। उन्होंने बोला, इसके ऊपर बोला कि दिस इज नॉट फेयर, आप यू कांट टेक ओवर अ कंट्री लाइक दिस, यू कांट टेक ओवर अ पार्ट ऑफ कोरिया लाइक दिस। और फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्टेड अमेरिका फॉर हेल्प एंड देन अमेरिका सेंट मैकार्थर was sent to साउथ कोरिया कि आप जाएं और जो 38th पैरेलल लाइन है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया उस तक नॉर्थ कोरियन आर्मीज को रिस्ट्रिक्ट करके आए। मैकार्थर वेंट, ठीक है, अब वो गया एंड देन ही फॉट, दे वर एबल टू रिट्रीट, दे वर एबल टू पुश द आर्मी ऑफ नॉर्थ कोरियन फोर्सेस टू द बैक टू द 38th पैरेलल, ठीक है। अब वो ये कि 38th पैरेलल तक पहुंच गए, लेकिन हुआ ये कि जी अब मैकार्थर की आर्मी स्टार्टेड पुशिंग नॉर्थ कोरियंस into 38th parallel towards North Korea and they also started moving into North Korea. उन्होंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। At this point, around 7,50,000 जो आपके चाइनीज ट्रूप्स थी, चाइना ने अपनी ट्रूप्स भेजी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट स्टेट को, बिकॉज चाइना का अपना इंटरेस्ट था। तो अपने ट्रूप्स भेज दिए एंड दे पुश्ड मैकार्थर्स आर्मी बैक टू साउथ कोरिया, ठीक है। तो कोरियन वॉर एंडेड, बट ये था कि दोनों का एक नॉर्थ कम्युनिस्ट बन गया, साउदर्न जो था वो एक इंडिपेंडेंट रूलर आ गया उसमें, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आइजनहावर्स न्यू लुक, ठीक है। आइजनहावर अगेन बीइंग द अगला वाला प्रेसिडेंट। अच्छा, पहले जो उसकी न्यू लुक जो आइडियोलॉजी थी दैट टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से हमने एम्फसाइज करना है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। अब उनका जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है दे नीड टू बी इनहैंस्ड, दे नीड टू बी प्रोड्यूस मोर, ताकि जो स्पेंडिंग है ऑन एक्चुअल ट्रूप्स ऑन ग्राउंड वो खत्म हो जाए। तो आपके रिसोर्सेज भी बच जाएंगे। रिसोर्सेज बचने के बाद एक और काम ये भी हो जाएगा जी कि बड़े आराम से हम लोग आपके लोग भी बच जाएंगे, लोग भी मरेंगे इस वॉर्स में, ठीक है। आपकी आर्मी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जी न्यूक्लियर वेपन्स बनने चाहिए, ये उसका न्यू लुक वाली फिलॉसफी थी। CIA फिर बना था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज टू स्पाई ऑन फॉरेन गवर्नमेंट्स, ठीक है, आपकी कोवर्ट जितनी भी ऑपरेशंस है उनको देखने के लिए। फिर अब मिडिल ईस्ट में जो आपकी आइसिस को फाइट करने के लिए CIA इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ये था कि देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स वेयर CIA हैज बेसिकली फेल्ड टू परफॉर्म, ठीक है। फिर आ जाता है आपका स्विस कैनाल क्राइसिस। अगेन ये करंट अफेयर्स में आपने लाजमी किया होगा, जस्ट गोइंग टू ब्रीफली समराइज इट ओवर हियर एज वेल। जो जमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, 1956 में इसने अप्रोच किया अमेरिकन और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कि जी हमने डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें फंड्स की जरूरत है, टू विच ही वाज रिफ्यूज्ड, ठीक है। नेगोशिएशन जब गिर गई तो जमाल अब्दुल नासिर ने क्या किया, ही आस्क्ड सोवियट्स फॉर हेल्प एंड देन ही सीज्ड द ब्रिटिश कंट्रोल्ड स्विस कैनाल दैट लिंक्ड रेड सी टू द मेडिटेरेनियन। जब उसने सीज किया, then the British went to Eisenhower, they went to America for help. Americans refused, they did not want to interfere in this matter. They did not want to interfere in external matter. Then they, along with the help of Israel, British then finally took over Suez Canal again. उन्होंने वापस इजिप्शियन से ले ली थी। और जब ये वॉर उन्होंने की थी, ये जंग उन्होंने की थी, तो आइजनहावर वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस। वो बहुत वोकल था इस चीज के बारे में कि आप इजिप्ट के ऊपर नहीं कर सकते इस तरह से हमला, ठीक है। फिर एक इसकी फिलॉसफी थी आइजनहावर की, वाज अ डॉक्ट्रिन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ यूएस ऑयल इंटरेस्ट इन मिडिल ईस्ट। आइजनहावर को बहुत परेशानी थी इस चीज की कि भाई सोवियट्स माइट टेक ओवर द ऑयल, जो अबंडेंट ऑयल जो मिडिल ईस्ट में आपके प्रेजेंट है। तो उसको था कि भाई अब किस तरह से इसको भी पकड़ा जाए, किस तरह से इसको भी अपने काबू में किया जाए। तो उसने एक डॉक्ट्रिन की दैट प्रोटेक्टेड और यूएस ऑयल इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट की। और उन्होंने किस तरह किया कि उन्होंने ऑफर की अपनी हेल्प टू प्रिवेंट मिडिल ईस्ट फ्रॉम एनी कम्युनिस्ट इन्वेजन, ठीक है। किसी भी कम्युनिस्ट इन्वेजन से बचाने के लिए उन्होंने अपनी हेल्प की। और उनका अंडरलाइन जो उनका मतलब था वो ये था कि जी ऑयल इंटरेस्ट उनके प्रोटेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और लास्टली जो आ जाता है वो U2 इंसिडेंट आ जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, क्योंकि इसके ऊपर अलग से आपका नोट भी आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यूएस का U2 वाज बेसिकली अ प्लेन जो कि सोवियत यूनियन की आपकी टेरिटरी के ऊपर फ्लाई कर रहा था, ठीक है। और जब वो पकड़ा गया तो दैट लेड टू अ कोलैप्स ऑफ नेगोशिएशंस, अ समिट दैट वाज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। तो आइजनहावर इनिशियली ने तो उसने तो डिनाई किया था, ठीक है। आइजनहावर डिनाइड कि भाई ये तो इधर से आया ही नहीं है,
लेकिन इवेंचुअली उन्होंने जब पायलट को पकड़ा और पायलट को पकड़ के सोवियट्स ने प्रोड्यूस किया और पायलट ने एक्सेप्ट किया दैट ही फ्लू फ्रॉम बादाबेर एयरबेस फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान से। हमारा नाम भी बीच में खराब हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने एक एयरबेस बनाई हुई थी, मिलिट्री बेस बनाई हुई थी अमेरिकन ने, जहां से वो फ्लाई किया था और पायलट ने एक्सेप्ट किया था ये कि जी मेरा काम था टू बेसिकली टेक केयर ऑफ इंटेलिजेंस, जो भी इंफॉर्मेशन आगे कलेक्ट करनी थी मैंने जितनी भी रिश्ते में आ रही थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि आप पब्लिकली बोला था सोवियत यूनियन ने भी कि यू कैन नॉट डू दिस, यू नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी, यू नीड टू अपोलोजाइज। और ये इस चीज के ऊपर जो था, इस इंसिडेंट के ऊपर, क्योंकि यूएस ने कभी अपोलोजाइज नहीं किया, कभी कोई प्रेस में कभी कोई रिलीज नहीं किया ऐसी स्टेटमेंट, तो दिस रीपोलराइज द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन। ठीक हो गया। अच्छा, अब जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन टर्म्स ऑफ नोट्स या इन टर्म्स ऑफ 5 मार्क लेट्स से और 10 मार्क क्वेश्चन जो कि आ जाता है। अच्छा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपका था 1962 में। ठीक है, हुआ ये था कि यूएस को पता चला कि जो यूएसएसआर है वो मिसाइल्स वगैरह शिप कर रहा है क्यूबा में। ठीक है, अब यूएसए को तो बहुत परेशानी होगी कि भाई जब आप मिलिट्री या आप न्यूक्लियर चीजें, आप बेसिस, मिलिट्री बेसिस बना रहे हो क्यूबा के अंदर, तो वी आर गोइंग टू बी अपसेट अबाउट दिस। तो यूएस स्पोक अगेंस्ट दिस। यूएस ने कर दिया नेवल ब्लॉकेड क्यूबा का। उसने मना कर दिया कि अगर ये होगा तो दे आर गोइंग टू रिटेलिएट, दे आर गोइंग टू फाइट द यूएसएसआर। अब यूएसएसआर ने बिल्कुल इसकी कोई बात नहीं मानी। यूएसएसआर बेसिकली चेंज्ड इट्स रूट और बिल्कुल यूएस और यूएसएसआर वर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ वॉर। लेकिन उसके बाद एकदम से यूएसएसआर ने ठंडा किया उनको बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू शिप मिसाइल्स टू क्यूबा, और इन रिटर्न यूएस ने भी थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए ग्रेटिट्यूड बोला कि जी चले, वी विल नेवर इन्वेड क्यूबा। ठीक है, ये डील डिसाइड हुई। एक हॉटलाइन भी थी, वो बनी यूएसएसआर और यूएस के बीच में, और काफी ज्यादा चीजें जो थी वो बेहतर हो गई थी इस टाइम पे, क्योंकि वो सारी चीजें ठंडी पड़ गई थी। आपका वॉर नहीं हुई, आपका जो प्रॉब्लम था ये एस्केलेट नहीं हुआ। हाउएवर फिडेल कैस्ट्रो जो था वो बहुत परेशान हुआ। ही वाज वेरी पिस्ड एट द फैक्ट कि भाई यूएसएसआर कुडंट कंटिन्यू व्हाट दे वर डूइंग जस्ट बिकॉज़ यूएसए आस्क्ड देम टू। ठीक हो गया। फिर आपका एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है वियतनाम वॉर। ठीक है, वियतनाम वॉर क्या कहता है कि जी वियतनाम जो है इट वाज डिवाइडेड विद अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द नॉर्थ, हो इन द नॉर्थ एंड डाइम इन साउथ। अब साउथ के जो गुरिल्ला से उन्होंने नॉर्थ के साथ हेल्प ली। ठीक है, नॉर्थ की हेल्प के साथ उन्होंने एक अटैक लॉन्च किया सदर्न गवर्नमेंट पे। ठीक है, और फिर 2-3 और इंसिडेंट्स हुए जहां पे एक नॉर्थ वियतनामीज नेवल अटैक हुआ, नॉर्थ वियतनाम का एक नेवल अटैक हुआ ऑन अमेरिकन शिप्स, जिसके बाद जॉनसन जी ने अमेरिका में बोला, कांग्रेस से पास करवाई रेजोल्यूशन और फाइनली लॉन्च किया अटैक ऑन वियतनाम। वियतनाम वॉर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ अमेरिकंस बिकॉज 58,000 Americans lost their lives in the war. 500,000 Americans took part in a useless war because उससे हुआ क्या था कि eventually America wanted to stop the war. American people wanted that war to end, लेकिन अमेरिका नहीं कर रहा था। अगला प्रेसिडेंट निक्सन ने भी इसको कंटिन्यू किया, ट्राई किया कि किसी तरह इन्वेड हो सके नॉर्थ में, किसी तरह ये कम्युनिस्ट स्टेट ना बने, लेकिन इवेंचुअली उसका फायदा ये कुछ भी नहीं हुआ और रिजल्ट ये निकला कि वियतनाम ओवरऑल बिकेम अ कम्युनिस्ट नेशन। अच्छा, फिर जो आखिरी चीज आ जाती है वो है वाटरगेट स्कैंडल। वाटरगेट स्कैंडल बेसिकली हुआ था कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा था कि हाउ 4 people दे वर कैरिंग कैमरास, और वो अंदर जा रहे थे कन्वेंशन के रात को ऑफिस के। अब दिस बेसिकली इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि ये पहले भी हो चुका था कि इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाती थी ऑपोजिट पार्टीज की, और ये बहुत इश्यूज अमेरिका में इस पॉइंट पे आ रहे थे। फिर तब निक्सन की प्रेसिडेंसी थी, एंड देन आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस वर लॉन्च्ड इट वाज फाउंड आउट हाउ रिचर्ड निक्सन वाज क्रेजी इनसेन अबाउट प्राइवेसी ऑफ अदर्स। ही वांटेड टू इन्वेड इट, वो टैप करता था इन्फॉर्मेशन को। पता चला कि जी ओवल ऑफिस की जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हैं वो लीक आउट हुई हुई है, वो सारी निक्सन के पास है, और इस तरह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने ही लगी थी कि देन रिचर्ड निक्सन रिजाइन
दिस वाज द वाटरगेट स्कैंडल, ठीक है। एंड अगेन आफ्टर आपका ऑल ऑफ दीज इवेंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपका इवेंचुअली कम्युनिज्म कोलैप्स किस तरह से किया था, जब बर्लिन वॉल जो थी वो स्मैश हो गई थी 1989 में, और ईस्टर्न यूरोप में लोग सड़कों पर निकल आए थे अगेंस्ट द कम्युनिस्ट रूल, एंड इवेंचुअली कम्युनिज्म जो था आपका मेजरली खत्म हो गया था। This ends our chapter of Cold War era. Again, you will probably get separate notes on a lot of the things that I've talked about. So no need to worry. अगर आता भी है तो just expand on the points that I've talked about. Thank you.